शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम मई के महीने में जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं दिवस, ठीक है, भारतीय दिवस और इंटरनेशनल तौर पर जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी हम देखने वाले हैं। कल का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा काम आ गया था, बिज़ी हो गया था मैं। लेकिन आज हम आज का और कल का दोनों का न्यूज़पेपर अपलोड कर देंगे। तो मई का महीना देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण दिवस, पार्टिकुलरली इंटरनेशनल डे इस महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कि 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। 1 मई को ही महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई को गुजरात डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को प्रेस फ्रीडम, 3 को प्रेस फ्रीडम। 4 को हम कोल माइनर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो ये जो ग्रीन ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं और 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। और मई का जो सेकंड वीक होता है ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनके प्रति आप जागरूक हो सके। 14 मई को मनाया जाता है मदर्स डे, मतलब सेकंड संडे को वर्ल्ड मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम 14 तारीख को, और कल 14 तारीख ही थी, संडे था। फिर 15 तारीख को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाते हैं। 17 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में भी इसको जाना जाता है। 20 तारीख को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, थर्ड फ्राइडे इन मई। 21 मई को हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 24 को कॉमनवेल्थ डे। और 31 को हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टबाकू डे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ कब मनाते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंटी टेररिज्म, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे थर्ड फ्राइडे इन मई को हम मनाते हैं 20 तारीख को। 21 को एंटी टेररिज्म, 22 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल, 22 से बायोलॉजिकल, 24 कॉमनवेल्थ, और 31 को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो पहला जो इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 तारीख को ही सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। तो कब इसकी उत्पत्ति हुई है इसको हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे की शुरुआत होती है 1 मई 1886 को, जब वैन वर्कर्स टुक टू स्ट्रीट अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिड्यूस द वर्क डे टू 8 आवर शिफ्ट। कितना महत्वपूर्ण है ये दिवस शायद आप लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। कैसे करके इन्होंने प्राप्त किया है ये भी हम नहीं जानते। 12-12 घंटे की जो शिफ्ट चलती थी उसको 8 घंटा करने के लिए वर्करों ने लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर के आज हम 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। और ये डेट कब की है? 1 मई 1886। इंटरनेशनल लेवल पर ये कदम उठाए गए थे। यूनाइटेड स्टेट के चारों तरफ लोगों ने घेर लिया था वर्करों ने कि 12 घंटा से हमें 8 घंटा की ड्यूटी करवाना है। लेबर डे को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब सालाना हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इससे जो वर्कर लोगों का अचीवमेंट है उसको सम्मानित किया जाता है कि कैसे करके वो इस लड़ाई को जीते थे। लेबर डे को सेलिब्रेट करने का मेन रीज़न क्या है? कुछ अवेयरनेस को फैलाना है अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ लेबर क्लास। लेबर वर्करों के पहले जो
साथ में जो अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनके प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। सभी उम्र के लोग, जनरली जो बहुत गरीब हैं और रिसेंटली इमिग्रेंट हैं, used to work in extremely unsafe working condition with insufficient access to fresh air, sanitary facilities and minimal breaks from work। तो ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, इसके अलावा जो नए नए लोग ज्वाइन करते हैं किसी भी काम को, किसी भी फैक्ट्री को, तो उनको अनसेफ कंडीशन में काम करना पड़ जाता है। उनको साफ़ सफाई की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक करना है कि आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई करिए। लेबर डे या फिर मई डे के रूप में भी इसको हम जानते हैं। इस कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिन के रूप में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं यदि हिंदी में देखें तो। इसको रेफर्ड किया जाता है एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे और जस्ट वर्कर्स डे के रूप में भी इसको जाना जाता है। इंडिया की बात करें तो पहला जो लेबर डे है या फिर मई डे है, इसको सेलिब्रेट किया गया था 1923 के साल में। इट वाज द लेबर किसान पार्टी दैट हैज़ ऑर्गेनाइज द मई डे सेलिब्रेशन इन चेन्नई। तो कौन सी पार्टी थी वो? लेबर किसान पार्टी थी, जिसने मई दिवस सेलिब्रेट किया था चेन्नई में। इसके बाद फिर मद्रास में इसका सेलिब्रेशन किया गया था। वन ऑफ दिस वाज ऑर्गेनाइज एट ट्रिप्लिकेन बीच एंड द अदर वाज अरेंज एट बीच अपोजिट मद्रास हाई कोर्ट। कहाँ कहाँ पर इनका सेलिब्रेशन किया गया था उसका उल्लेख किया जाता है। वहीं यदि देखा जाए तो जो मई का दिवस होता है पूरे देश भर में नेशन वाइड बैंक एंड पब्लिक हॉलिडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बैंक की में छुट्टी रहेगी, पब्लिक हॉलिडे के रूप में इसको मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है, इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे रिस्पेक्टिवली सिंस इट वाज ऑन दिस डे इन 1960 they attained statehood after the old Bombay state become divided linguistic lines। फिर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र डे और गुजरात डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि इनको राज्य का दर्जा मिला था 1960 में। बॉम्बे स्टेट को तोड़ करके दो राज्य बनाए गए थे, एक था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। इसलिए हम जो है गुजरात डे और महाराष्ट्र डे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं साइंस वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहली न्यूज़ को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आई है। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसके होते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। आपकी जो सेल्स है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे जो छोटी इकाई है वो सेल्स है, कोशिका जिसको बोलते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं और अंगों को जोड़कर हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। जैसे कि यदि हमें घर बनाना है तो सबसे पहले हमें ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईंट हो गई हमारी कोशिका। ईंटों को मिला करके हमने दीवार खड़ी कर दिया, दीवार खड़ी करके हमने फिर घर बना लिया। इसके पार्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली। तो ये वाली जो ऊपरी झिल्ली आप देख रहे हैं, ये झिल्ली इसकी बाहरी वाली है। इसके बाद फिर एक और आपको झिल्ली देखने को मिलेगी। इसके अंदर ये जो पीली पीली लेयर देख रहे हैं ना, ये वाली इसकी बाउंड्री, ये मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, आंतरिक झिल्ली कहलाती है। फिर आ जाता है मैट्रिक्स। ये वाला हिस्सा मैट्रिक्स हो गया। ये हिस्सा हो गया हमारा एटीपी सिंथेस, परीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। इसके अलावा क्रिस्टी है, राइबोसोम है और कुछ यहाँ पर हमको कण भी देखने को मिलते हैं। और ये रहता है डीएनए। तो ये इसके प्रमुख पार्ट्स हैं, इसको हमें
ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो अब पिक्चर के बाद हम देख लेते हैं इसकी कुछ खास खास बातों को। माइटोकॉन्ड्रिया, हम सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स भी ऐसी जो कि यूकैरियोटिक टाइप की हैं। इनके कोशिका द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे, कुछ गोल, कुछ क्लब शेप, कुछ फिलामेंट्स के रूप में, कुछ कणिकामय और छड़ के आकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कई प्रकार से हो सकता है। ये गोलाकार हो सकते हैं, क्लब शेप में हो सकते हैं, फिलामेंट, कणिकामय, छड़ के आकार के भी हो सकते हैं। इन संरचनाओं को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने और इसका नाम दिया था बेंडा ने 1897 में। वहीं इसके साइज की यदि हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1.5 माइक्रोन से लेकर के 4 माइक्रोन तक, और इसका व्यास हो सकता है 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोन तक हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम देखे हैं, ये 2 झिल्लियों से घिरी है, एक बाहर और एक अंदर वाली झिल्ली से, और ये जीवित रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाने वाली रचनाएं हैं। मतलब जंतु में भी और पादपों में भी ये पाई जाती है, जो कि नीली हरी शैवालों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर खास बात इसकी बताई गई है। माइटोकॉन्ड्रिया किस्टी की सतह और आंतरिक झिल्ली पर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें F1 या ऑक्सीसोम बोलते हैं, और इनको हम इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी बोलते हैं। इसके काम कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। अंड जनन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पीतक पट्टलिकाओं यॉक प्लेट्स का निर्माण किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल वलय का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शुक्राणु जनन के समय में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा उत्पन्न करता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कई बार एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये जो ऊर्जा बनाता है वो एटीपी के रूप में रहती है, और इसका निर्माण अकार्बनिक फास्फेट और एडीपी के मिलने से होता है। किस किस चीज़ के कारण? एक फास्फेट है और दूसरा डाइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस, दोनों के मिलने के कारण ये एनर्जी बन रही है। तो जब यहाँ पर एनर्जी बनती है तो उसके साथ साथ में CO2 बनेगा और जल का निर्माण होता, 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बन जाती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया संपन्न होती। इलेक्ट्रॉन अभिगमन की प्रक्रिया भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ और देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा अचीवमेंट हासिल किया है साइंस के सेक्टर में। यूनाइटेड किंगडम ने सक्सेस हासिल कर ली है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से। इसका मतलब ये हो गया है कि यूनाइटेड किंगडम ऐसी कंट्री बन गया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्लेसमेंट कर सकती है। किसी का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। 8 साल के बाद में यूनाइटेड किंगडम पहली कंट्री बन गया है पूरे विश्व में जिसने अप्रूवल दिया है एक रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको MRT के रूप में भी हम जानते हैं। Less than 5 children have been born using the procedure as of अप्रैल 2023। तो लगभग कहना चाहिए 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म इस प्रोसीजर के माध्यम से हुआ है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी, शॉर्टकट में HFEA बोलते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम का फर्टिलिटी रेगुलेटर है जिसने अप्रूवल दिया है IVF बेस्ड प्रोसीजर को ऑन ए केस बाय केस बेसिस। केस बाय केस पर आधारित ये अप्रूवल दिया गया है। रिसेंटली कन्फर्मेशन मिला है
ठीक है, थिसिन मतलब होता है इसकी रिस्पॉन्स टू ए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। फर्टिलिटी रेगुलेटर ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्थ डिटेल ऑफ चिल्ड्रन। जब इनसे चिल्ड्रन की बर्थ डिटेल के बारे में कुछ पूछा गया था तो ये जो रेगुलेटर है इसकी तरफ से बोला जाता है कि हम ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। पिछले ही साल ऑस्ट्रेलिया बन गया था सेकेंड कंट्री जिसने कि अप्रूव दिया था इस थेरेपी को। तो जो माइट्रोकांड्रियल रिप्लेसमेंट इन लेस देन 5 चिल्ड्रन वर कैरी आउट बाय द न्यूकैसल फर्टिलिटी सेंटर यूनाइटेड किंगडम। न्यूकैसल फर्टिलिटी सेंटर कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम है और इसी ने इसको अप्रूवल दिया है। तो केवल यही एक क्लिनिक है जिसको अप्रूवल दिया गया है रेगुलेटर के द्वारा ताकि वो कंडक्ट करा सके इस थेरेपी को। 3 पेरेंट IVF क्या बात करी जा रही है यहाँ पर? 3 पेरेंट IVF की बात करी जा रही है। तो माइट्रोकांड्रियल रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व किया गया है? इसके अंतर्गत न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या काम कर दिए हैं? ट्रांसफ़र कर दिए हैं। किस चीज़ को? न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को मदर के एग से, ठीक है, मदर का एग है, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। इसको हमने डोनर एग, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम ए मदर्स एग इनटू ए डोनर एग। माता के, ठीक है, एग से डोनर एग में इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। दैट हैज़ हैड इट्स न्यूक्लियर DNA रिमूव्ड सो द एम्ब्रियो डज नॉट इनहेरिट द माइट्रोकांड्रियल डिसीज़। मतलब कि हमने ऐसा चीज़ को यहाँ पर ला दिया है जिसमें किसी प्रकार का डिजीज़ मौजूद नहीं है, ऐसी इसमें प्रोसेस अपनाई गई है। इसके अंतर्गत क्या हो गया? एक महिला जो कि कैरी कर रही है माइट्रोकांड्रियल डिसीज़ को, टू हैव हेल्दी चिल्ड्रन, उसका भी हेल्दी बच्चा हो सकता है। द रिजल्टिंग IVF एम्ब्रियो कंबाइंस स्पर्म एंड एग फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा? स्पर्म प्लस एग देखने को मिलेगा। वाइल द माइट्रोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म ऑफ द डोनर्स एग, और माइट्रोकांड्रिया कहाँ का रहेगा? डोनर्स के एग से रहने वाला है। HFEA के अनुसार देखा जाए तो 6500 जो बेबीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम में, उनका जन्म हुआ है माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के साथ में, विच कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम सच एज हार्ट एंड लीवर डिसीज़। यदि बच्चों का जन्म माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के चलते चलते हो रहा है तो इनकी संख्या लगभग 6500 है यूनाइटेड किंगडम में। इसके चलते चलते हार्ट और लीवर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, विच कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द इन्फेंट, इससे बच्चे की डेथ तक हो सकती है। लाइफ सेवर अथॉरिटी का कहना है 2013 में ये जो प्रोसीजर थी कैन सेव अराउंड 10 लाइव्स ईच ईयर इन द यूनाइटेड किंगडम। 2013 में इस प्रोसीजर के चलते चलते हम लगभग 10 लोगों की जान बचा पाते यूनाइटेड किंगडम ने। माइट्रोकांड्रिया जो है पावर हाउस माना जाता है किसी भी सेल का, एंड एनी म्यूटेशन दैट डैमेज द माइट्रोकांड्रिया टेंड टू अफेक्ट एनर्जी हंग्री ऑर्गन द मोस्ट। तो हमारे जो एनर्जी हंग्री ऑर्गन्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित ये करता है। इसके अलावा फिर से यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की कंडीशन बताई जाती है। यदि हम 2013 के हिसाब से देखें तो लगभग 12,000 लोग ऐसे थे यूनाइटेड किंगडम में
लाइव विथ सच कंडीशन, इस प्रकार की कंडीशन में जी रहे हैं। द रीज़न वाई द थेरेपी वाज अप्रूव्ड बाय द HFA, और इसी के चलते चलते इस थेरेपी को अप्रूवल देना पड़ गया मजबूरी में। वहीं यदि यूएस में हम देखें तो 1000 से लेकर के जो 4000 बेबीज़ हैं विथ माइट्रोकार्डियल डिसीज़ आर बॉर्न ईच ईयर। यूएस जैसे देश में हम देख रहे हैं कि 1000 से लेकर के 4000 बच्चे ऐसे हैं जो कि हर साल इस प्रकार माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं। इसके बाद वाली साइंस की जो खबर हम देखने वाले हैं वो हैमर हेड शार्क से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन ये वाले पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मछली दिखती कैसी है। ये देख लीजिए, इसका जो हेड है हैमर की शेप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम हैमर हेड शार्क बोलते हैं। हैमर हेड शार्क में कुछ रिसेंटली अध्ययन किया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं वो अध्ययन किस चीज़ को लेकर किया गया है। सबसे पहले तो हम हैमर हेड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। ये जो हैमर हेड शार्क्स होती है, ये शार्क का एक फैमिली चलती है, स्पाइरनिडे फैमिली से ये बिलोंग करती है। सो नेम्ड फॉर द अनयूजुअल एंड डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ देयर हेड्स। इसका नाम हमने कैसे रखे हैं, इसकी संरचना के आधार पर इसका नाम रखा गया है। एकदम अलग ही ये मछली दिखती है। ये इसका जो हेड है हमें फ्लैट दिखता है एंड एक्सटेंडेड इनटू ए हैमर शेप कॉल्ड ए केफलोफॉइल, और हैमर के शेप में हमको दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेफलोफाइल के रूप में इसको हम जानते हैं। ज़्यादातर जो हैमर हेड स्पीसीज़ हैं वो हमको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये हमको देखने को मिलती हैं स्पायरना के जीनस में। जबकि जो विंग हेड शार्क होती हैं ये इनका खुद का जीनस होता है, जिसको हम बोल रहे हैं यूसोफाइरा। मैनी बट नॉन नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शन हैव बीन proposed for their cephalofoils including sensory reception, maneuvering and pre-manipulation। ज़्यादातर जो हैमर हेड हैं हमको वर्ल्ड वाइड वार्मर वाटर में देखने को मिलती, मतलब गर्म पानी में ही हमको ये दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ में कोस्ट लाइन वाला हिस्सा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी हमको ये देखने को मिल जाती हैं। न्यूज़ की तरफ चले तो जो हैमर हेड शार्क होती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब वो गहराई में शिकार करने के लिए जाती है तो वो अपनी सांस को रोक कर रखती है। वो ऐसा क्यों करती है, एक न्यू स्टडी के हिसाब से देखें, जो हैमर हेड शार्क होती है वो अपनी सांस को होल्ड करके रखती है ताकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखे यदि वो गहरे ठंडे पानी में उतरती है तो। अब चूँकि हम देखते हैं कि ये थोड़े गर्म पानी में ही रहती है ज़्यादातर, यही हम देखे हैं। तो जो पुराना अनऑब्जर्व फेनामेनन था, ठीक है, अनऑब्जर्व मतलब अप्रत्यक्ष, अगोचर, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, फेनामेनन था विच हैज़ ब्रॉड सिमिलरिटीज़ टू ब्रीथ होल्डिंग thermoregulation strategies employed by marine mammals, may be widespread among the other deep diving shark and fish। तो ये वाला जो फेनामेनन है ये और भी अन्य जानवरों के ऊपर भी लागू हो सकता है। जैसे कि हम फिश की बात करते हैं, जो शार्क्स होती हैं फुली एक्टोथर्मिक के रूप में जानी जाती हैं। एक्टोथर्मिक है ना, एक्टोथर्मिक हम किसको बोलेंगे, इसको देख लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एक्टोथर्म, so called cold blooded animal, that is animal whose regulation of body temperature depend on external sources। तो ऐसे एनिमल जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं बाहर के वातावरण के हिसाब से, उनको हम बोलते हैं एक्टोथर्मल।
देयर बॉडी टेम्परेचर्स आर लार्जली रेगुलेटेड बाय देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा वो बाहर के तापमान पर निर्भर करता है कि बाहर का तापमान कितना है, उस हिसाब से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती हैं। इसके बाद साइंस की जो अगली न्यूज़ आई है वो लगभग होमो सैपियंस से ही रिलेटेड आई है, मतलब इंसानों का डेवलपमेंट कैसे करके हुआ और बाकी की जो प्रजातियां हैं वो कैसे करके पीछे छूट गईं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। होमो स्पीसीज, पार्टिकुलरली हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं, इनके पास में विशिष्ट रूप से कुछ चीज़ें पाई गईं, यूनिकली इक्विप्ड टू अडॉप्ट डाइवर्स इन्वायरमेंट। विशिष्ट रूप से हमारे अंदर कुछ खास बातें थी जिसके चलते चलते हमने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाए, जो डाइवर्स एनवायरनमेंट होता है उसको हम अडॉप्ट कर पाए थे। इसके चलते चलते हमारी जो स्पीसीज़ हैं दैट ऑफ आवर क्लोजली रिलेटिव एंसेस्टर टू सर्वाइव इन हाईली फ्लक्चुएटिंग पैलेस्टाइन एनवायरनमेंट। तो हम और हमारे ही समान जो हमारे पूर्वज रहे, हमारे ही समान जो स्पीसीज़ रहीं, वो प्लेस्टोसिन काल का जो एनवायरनमेंट था उसको एडॉप्ट करने में उनको काफ़ी सहायता मिली। वेदर दिस इज़ बिकॉज आवर स्पीसीज वाज यूनिकली सक्सेसफुल एट अडॉप्टिंग प्लेस्टोसिन एनवायरनमेंट, ये चीज़ हमें याद रखना है। प्लेस्टोसिन एनवायरनमेंट को हम एडॉप्ट कर पाए हैं उस टाइम में, तभी जा कर के हम लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए। लेकिन हमारे जो हमसे जो अलग लोग थे वो लोग थोड़ा सा आउटलाइन हो गए, वो उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका डेवलपमेंट आज भी नहीं हो पाया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो डायपर वेस्टेज से रिलेटेड देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। और आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि ये जो रेत का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसका काफ़ी कम यूज़ हम करने वाले हैं। यूजिंग डिस्पोजेबल डायपर वेस्ट एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यदि हम डिस्पोजेबल डायपर वेस्टेज का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर तो कितना बेहतरीन यह होने वाला है। लगभग 8% जो सैंड का हिस्सा है इन कंक्रीट एंड मोर्टार यूज्ड टू मेक ए सिंगल स्टोरी हाउस। तो कंक्रीट और मोर्टार की यदि हम बात करें तो लगभग 8% हिस्सा हम सैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8% ऑफ द सैंड का 8%, ठीक है, वो किस में है, कंक्रीट एंड मोर्टार के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तब जा कर के सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ श्रेडेड यूज्ड डिस्पोजेबल डायपर्स विथआउट डिमिनिशिंग देयर स्ट्रेंथ। बिना घर की मजबूती को कम करे हम रेत की जगह में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं डायपर्स का। वैज्ञानिक लोगों ने टेस्ट किया था 6 सैंपल जिसमें शामिल थे अलग अलग प्रोपोर्शन ऑफ डायपर वेस्टेज का। किसी में 1 किलो डाल दिए, किसी में 2 किलो डाल दिए, ताकि वो मेज़रमेंट कर सकें हाउ मच प्रेशर दे कुड विथस्टैंड, कितना प्रेशर ये लोग झेल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट कुड बी रिप्लेस्ड विद दीज डायपर्स इन बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ऐसा कितना % हिस्सा है रेत का जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इन डायपर्स के माध्यम से, इसका कैलकुलेशन किया गया है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं फ्रंट वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो पहली जो खबर हम देखने वाले हैं वो कर्नाटक के इलेक्शन से रिलेटेड देखने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया है कि इस बार कर्नाटक में जो सरकार बनने वाली है वो कांग्रेस की बनेगी। अब आगे का हम कुछ नहीं कह सकते कि आगे आने वाले टाइम में क्या से क्या हो जाता है। जैसे कि हम बात करें प्रीवियस हिस्ट्री की, जैसे कि MP में कांग्रेस आई थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई थी,
ठीक है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस आई थी, राजस्थान में कांग्रेस आई, लेकिन एमपी में क्या हुआ आप देखते हैं। महाराष्ट्र में भी क्या हुआ ये हम अच्छी तरह से देख चुके हैं कि कांग्रेस के जो लीडर होते हैं उनमें खुद ही पार्टी के पोस्ट का इतना लालच रहता है, सीएम बनने का इतना लालच रहता है कि वो इसी लालच के चलते चलते जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए और फिर वहाँ पर बीजेपी की सरकार उन्होंने बना लिया फिर से। यही हाल हम महाराष्ट्र में देखे थे और यही हाल हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो भले ही कांग्रेस यहाँ पर विजय हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर कितना इनका सेफ रहेगा। इसलिए मेनली इनको जो फोकस करना चाहिए वो यूनिटी के तौर पर ही रहना चाहिए, और नहीं तो फिर से सरकार यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो 2018 का जो प्रदर्शन रहा था वो 80 सीट का रहा था, ठीक है। टोटल यहाँ पर 224 सीट हैं असेंबली की। इसके बाद इन्होंने सीधे सीधे 2023 में आप देखेंगे 135 सीटें जीत लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पर हमको वृद्धि देखने को मिली है कांग्रेस की, ठीक है। बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन हुई है 66। इसके पहले उसने 104 सीट जीती थी 2018 में, लेकिन इस बार यदि देखा जाए ना तो कांग्रेस ने सीधे सीधे बाजी मार ली है। वहीं जेडीएस की बात करें, वाज बैंकिंग ऑन ए हंग हाउस बाइट्स द डस्ट विद 19 सीट। जेडीएस की बात करें तो कितनी सीट मिली उसको, 19। इसके बाद हम एक साइंस से रिलेटेड न्यूज़ और भी ज़्यादा देखने वाले हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जोशीमठ धंस रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं जो कि लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाएं घटित हुई इस साल, और इंडिया पूरे ही चर्चा में रहा है। ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं कुओं के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से, इसके चलते चलते भी हमारी जो धरती है वो धंस सकती है, ऐसा यहाँ पर स्टडी में सामने आया है। पार्टिकुलरली जो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन है हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड फरीदाबाद वाले एरिया में। द अनलाइकली कल्प्रिट इज एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। मेन जो यहाँ पर जड़ है समस्या की वो क्या है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन, भूमिगत जल का दोहन है। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, खेती बाड़ी आजकल ऐसी की जा रही है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी की डिमांड हो रही है, जैसे कि गन्ने की फसल की खेती करना, गेहूं की फसल की खेती आप कर रहे हैं, इसके अलावा धान की खेती आप कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ये हैविली डिपेंड है ग्राउंड वाटर के विथड्रॉल के ऊपर, भूमिगत जल दोहन पर ही ये अपनी खेती बाड़ी करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मानसून का जो पानी होता है वो उतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं रहता है, और ग्राउंड वाटर का जो टेबल है देखा जाए ना तो प्रिकॉरियसली हम अनिश्चित रूप से लो दिखाई देता है। सो डाटा गैदर्ड फॉर ईयर्स बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से जो डाटा प्रस्तुत किया गया है उससे ये पता चलता है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ना अनिश्चित रूप से नीचे जाते जा रहा है। पंजाब एग्जाम्पल के तौर पर 76% ऑफ द ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। जितना भी जगह में खुदाई करके आप पानी निकाले हैं उसमें से 76% जगह ऐसी हैं जहां जिनको आप ओवर एक्सप्लॉइटेड बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपने यहाँ से पानी का दोहन किया है। चंडीगढ़ में 64% है एंड 50% दिल्ली में है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो मोर ग्राउंड वाटर देन कैन बी रिचार्ज इज एक्सट्रैक्टेड। जितना पानी भर नहीं पा रहा है उससे ज़्यादा पानी आप वहाँ से निकाल ले रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, व्हेन द अंडरलेइंग एक्वीफर डीप वाटर चैनल्स दैट आर स्टोर ऑफ परकोलेटेड वाटर, ठीक है, परकोलेटेड वाटर, छिद्रित वाटर aren't recharged, they run dry and the layer of soil and rock above them start sinking। क्या होता है कि पानी वहाँ पर भर ही नहीं पा रहा है, जगह सूखी की सूखी रह जा रही है। इससे क्या हो रहा है, जो सॉइल एंड रॉक है ना वो धीरे धीरे उनको डुबोना चालू कर देता है।
मतलब धीरे धीरे ये धंसना चालू हो जाता है। जिस प्रकार से माइनिंग हम करते हैं, मिनरल्स की खुदाई करते हैं, जो डिगिंग के ऑपरेशन किए गए हैं, इसी के चलते चलते 100 ऑफ मीटर हम गहराई में खुदाई करते हैं, कोल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, गैस निकाल रहे हैं सालों साल। शो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉइल सेटलमेंट और सॉइल सिंकिंग इन द फुल वॉइड क्रिएटेड फ्रॉम माइनिंग। और इन्हीं सब के चलते चलते हम देखते हैं कि भूमि धंस रही है। यदि हम इसको समराइज़ करें, यदि ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन के चलते चलते सिंकिंग हो रही है, ज़मीन की धंसाव हो रहा है, देन श्योरली ग्राउंड वाटर आल्सो ऑट टू बी प्लेइंग सम रोल। और इसमें ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन भी कुछ रोल अदा कर सकता है। हम ये पाते हैं कि इस प्रकार के जो इंस्टांसेस हैं बहुत सारे हिस्से में हो रहे हैं पूरे विश्व भर में। दैट मोटिवेटेड सम ऑफ माई स्टूडेंट टू एसेस द सिचुएशन इन इंडिया। इसके बाद आगे देखा जाए ना तो एक सैटेलाइट है, ठीक है, कपिल मलिक, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर माने जाते हैं, जो कि काम कर रहे हैं मिस्टर जैन के साथ में, और ये नोएडा बेस्ड रडार सिस्टम को चलाते हैं। एंड सर्विसेज यूज डेटा फ्रॉम सेंटिनेल फर्स्ट सैटेलाइट डिफरेंट फ्रॉम ग्रेस। यहाँ से अलग डेटा मिलता है। इससे ये पता चला है कि 2011 से लेकर 2017 तक नेशनल कैपिटल रीजन डूबा है लगभग 15 mm पर ईयर के हिसाब से। अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड ग्रोथ वर मेजर फैक्टर। इसके मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं? शहरीकरण होना, इसके अलावा अनप्लानिंग ग्रोथ होना, ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। मिस्टर मलिक एंड दिस एग्जर्वेटेड ग्राउंड वाटर विथड्रॉल। और इसको और भी ज़्यादा वृद्धि कहाँ से मिल गई है? बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से इसको और पावर मिल गई है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो गगनयान से रिलेटेड आई है। तो पार्टिकुलरली यहाँ पर गगनयान से रिलेटेड हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में जिन यात्रियों को हम भेजने वाले हैं उनकी जो ड्रेसेस रहेगी, उनका जो पैरासूट रहेगा, ताकि वो री एंट्री कर सकें कैप्सूल में। जो री एंट्री कैप्सूल है उसके लिए जो पैराशूट है उसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? क्या इंडिया कर रही है या फिर बाहर से हम उसको ख़रीद रहे हैं? तो जो भारतीय रूप से डेवलप किया गया पैराशूट है ताकि सेफ रिटर्न हो सके इस कैप्सूल का। ये जो कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में ये लोग बैठ करके वापस धरती पर आएंगे, इसके लिए पैराशूट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो उसी पैराशूट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका निर्माण कौन कर रहा है। तो देखा जाए तो देखिए, जिसके चलते चलते जो एस्ट्रोनॉट है ना, जो प्रपोज्ड किया गया गगनयान प्रोग्राम है, आर सेट टू अंडरगो फिटमेंट टेस्ट एट एन इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी इन बेंगलुरु। तो जो पैराशूट बनाया गया है उसका टेस्टिंग किया जाएगा इसरो बेंगलुरु में। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE, ये आगरा में स्थित लेबोरेटरी है और ये काम करती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में। इसने डेवलप किया है इस पैराशूट को ताकि इंडिया का जो मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है गगनयान, which investigates putting a crew of 3 astronaut in low अर्थ ऑर्बिट। इसके अंतर्गत हम अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाले हैं। इनको वापस लाने के लिए हम एक पैराशूट बना रहे हैं। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से यदि हम जाएं तो यहाँ पर पार्टिकुलरली बांग्लादेश और जो म्यांमार है वो एक साइक्लोन है मोचा, इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर यदि देखें ना तो जो पश्चिम बंगाल है वो भी प्रभावित हो सकता है। और इसके लिए समुद्र के किनारे हम देखेंगे कि बहुत सारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली टीम है, मछुआरों को, इसके अलावा जो टूरिस्ट लोग हैं समुद्र के किनारे गए हुए हैं, उनको ठीक चेतावनी दे रही हैं कि आप जो है यहाँ पर मत रहिए, मछली पकड़ने मत जाइए, सेफ जगह में रहिए।
और जहाँ जहाँ पर इसकी तीव्रता रहेगी उस एरिया को खाली कराया जा रहा है। मोचा का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार है। कॉक्स बाज़ार मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर रोहिंग्या लोग टेंट लगा लगा कर के लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजी लोग यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। ये जो रखाइन का वेस्ट वाला हिस्सा इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। साइक्लोन मोचा वास पैकिंग वाइंड्स अप टू 220 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से इसकी स्पीड हो सकती है। ये कहना है इंडिया का मीटरोलॉजिकल ऑफिस का। इक्विवेलेंट टू ए कैटेगरी ऑफ हरिकेन, इसको आप हरिकेन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो संडे की जो मॉर्निंग है तो जो कॉक्स बाज़ार है यहाँ पर बारिश हो सकती है, बारिश चालू हो सकती है, जहाँ पर 1 मिलियन जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है वो रह रहे हैं कैंप में, लार्जली मेड अप विद फिल्मसी शेल्टर्स एंड सिटे ऑन म्यांमार वेस्टर्न रखाइन कोस्ट। म्यांमार का जो वेस्टर्न रखाइन कोस्ट है वहाँ पर सिटवे जगह है, वहाँ पर भी ये हमको देखने को मिल जाते हैं।